नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बताने चल रहे हैं। पिछला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उस वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं कि वाक्य के अंत में इंडेफिनिट टेंस में गा गे गी शब्द आता है और उसमें मैंने आपको बताया है, दिखाया है। आप पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो शैल लगेगा। आई और वी जो आपका सब्जेक्ट होगा, आई और वी प्रोनाउंस, आई और वी, इनके दो के साथ में शैल लगाया जाता है और शेष जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, शेष जितने सब्जेक्ट होंगे सबके साथ आप विल का प्रयोग करिए। सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यही रूल्स को फॉलो किया जाता है। आधुनिक इंग्लिश में विल का एवरीवेयर भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो पहले का रूल्स है वो यही है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ शर्त ऐसी होती हैं जहां पर किसी कार्य को बहुत ही प्रेशराइज किया जाता है, करने के लिए बाध्य किया जाता है, या उस कार्य को हम प्रेशराइज करते हैं कि नहीं मैं इस काम को अवश्य कर लूंगा, ऐसे स्थिति में जस्ट सब्जेक्ट पलट जाता है। जैसे जहां पर शैल लग रहा है वहां विल लग जाएगा, जहां विल लग रहा है वहां शैल लग जाएगा। बस इतना ही फर्क होता है। जहां पर दबाव डाला जा रहा हो, जहां पर आवश्यक नेसेसरीली, आप हम ये जानते हैं कि नेसेसरी कि हम इस कार्य को कर लेंगे, हम कहते हैं नहीं मैं इस कार्य को अवश्य कर लूंगा, तो आई विल डू दिस वर्क, इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका थोड़ा सा रिमाइंडर। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप निगेटिव सेंटेंस में आइए। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। आप जानते हैं नकारात्मक वाक्य में अब जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, जैसे ट्रांसलेशन किया जाता है सेंटेंस का वैसे ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। केवल इसमें थोड़ा सा अंतर है कि शैल और विल के साथ में नॉट का प्रयोग कर देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शैल और विल कहाँ लगेगा, यानी आई और वी के साथ मैंने आपको बताया आई और वी, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा आई और वी यदि है तो शैल लग जाएगा और शेष जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां विल लग जाएगा। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे और इसके साथ में हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, इस तरह से हम जो है इसका ट्रांसलेशन करेंगे। वाक्य बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको ट्रांसलेशन करना है कि हमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट का करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, फिर अदर्स। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे होगा, वह कल विद्यालय नहीं जाएगा, तो वह क्या है, ही हो जाएगा, ही। अब ही देखिए, अब आई और वी में से कुछ है नहीं, इसलिए ही के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। ठीक, ही विल। अब विल के बाद हमने क्या कहा, नॉट, ही विल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं जाएगा, जाएगा मतलब ही विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो
तो फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन बहुत इजी होता है, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं और चाहे जितने बड़े सेंटेंस हो जाए फार्मूला तो आपको यही लगाना होगा। तो पैटर्न को आप पैटर्न जरूर लिखिए, पैटर्न का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में शैल और विल कहाँ लगेगा ये चीज हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखाया है। हम आपको ये बता भी दे रहे हैं कि आई और बी के साथ में शैल लगाएंगे, से सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। हो गया, इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये हो गया आपका निगेटिव। अब हम लोग पहुंचते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे सभी सेंटेंसेस के अभी तक आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा है, उसी प्रकार से इसका भी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब आप जानते हैं कि इसमें दो रूल्स होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं? दो रूल्स होते हैं। यानी एक वाक्य के प्रारंभ में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बीच में आता है ना? तो जैसे आप सभी अभी तक करते रहे हैं कि प्रारंभ में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो करना है। तो हम इसमें केवल इतना लिखते हैं कि जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, अर्थात वाक्य प्रारंभ में जब प्रश्नवाचक शब्द आए, तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं, तो ठीक है। ये भी जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो, यानी वाक्य के प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उस वाक्य की संरचना इस प्रकार है। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उस वाक्य की संरचना इस प्रकार होगी। कैसे होगी? शैल will plus subject plus verb की first form plus object plus others। इंट्रोगेटिव अच्छे हैं, ठीक? जब वाक्य प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या होगी? सर्वप्रथम हम यानी उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखी जाती। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो किसी भी सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर वो उस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है
उस हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, शैल और विल, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शैल और विल लगता है। तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की चाहे जो भी शब्द हो, चाहे क्या हो, क्यों हो, कब हो, कैसे हो, चाहे जो शब्द आए उसके स्थान पर हम शैल और विल का प्रयोग करेंगे। शैल और विल का लगाने के बाद तब हम देखेंगे उसमें क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स लगाएंगे। देखिए अब इसके लिए एक एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है हम लिखता हूं कि क्या रमा कल गाना गाएगी। ठीक, ये सेंटेंस क्या रमा कल गाना गाएगी। अब क्या आया ना, तो चूंकि रमा आपका जैसे ही शी होता है उस तरीके से रमा नाम है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, विल। विल रमा, ठीक, विल रमा अब गाएगी, सिंग, सिंग अ सॉन्ग कल यानी टुमारो। विल रमा सिंग अ सॉन्ग टुमारो, और लगा दीजिए विल रमा सिंग अ सॉन्ग टुमारो, क्या रमा कल गाना गाएगी। ठीक, ये सेंटेंस बना। इस तरह से कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से आता है, आप इसी पैटर्न के आधार पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नियम दूसरे पर, जो वाक्य के मध्य में आते हैं, है ना। वाक्य के मध्य में जो आता है प्रश्नवाचक शब्द, उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर होता है। उसमें क्या है कि उस प्रश्नवाचक शब्द की हम क्या कर देंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। उस प्रश्नवाचक शब्द की क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिख देंगे, हाँ। उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए तो वाक्य की बनावट इस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाट, वेयर, हुज, whom, ये सब जो भी शब्द हैं, ठीक है, which, where, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है अगर वाक्य मध्य में आता है तो उसकी हमें पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी होती है। ठीक, तो वही मैंने लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्य के मध्य में आए तो, मध्य में आए तो वाक्य की बनावट इस प्रकार होगी, यानी उसका अनुवाद इस प्रकार से होगा। कैसे, पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड का क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, QW क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, उस प्रश्नवाचक शब्द को क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद शैल और विल में से जो सही होगा उसको लगाएंगे, शैल और विल में से जो सही होगा उसको लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आप जानते हैं इसमें, फिर भी हम लिख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट,
ठीक। उसके बाद अदर्स ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर्स ऑब्जेक्ट आते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस इसी पैटर्न पर आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। क्यों डब्ल्यू लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले पर सर्वप्रथम लिखेंगे। अगर मध्य में आता है, वाक्य मध्य में आता है तो सर्वप्रथम हम क्यू डब्ल्यू लिखेंगे, यानी उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट अगर आपका आई और वी है तो शैल लग जाएगा, अगर से सब्जेक्ट है तो विल लग जाएगा, ठीक। फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स जो चीजें हैं उनको लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कल क्यों उसको पत्र, हम लोग कल क्यों उसको पत्र लिखेंगे। ये हम लोग कल क्यों उसको पत्र लिखेंगे, इसका हम देखिए ट्रांसलेट करते हैं। हम लोग है तो वी है, वी है, यहाँ पर आया क्यों, ठीक है। तो वाई पहले शुरुआत कहां से करेंगे, वाई से, यानी क्यों की सर्वप्रथम इंग्लिश लिखेंगे वाई, ठीक। वाई लिख देंगे, ठीक है। वाई, उसे हम लोग है तो वी होती है, तो वी और सेल, वी और आई और वी के साथ मैंने सेल कहा है तो वाई सेल लिखिए यहाँ, वाई सेल, वाई सेल हम लोग, तो वाई सेल वी, हाँ सब्जेक्ट हो गया। अब लिखेंगे कि अंग्रेजी पर आ जाइए, तो वाई शैल बी राइट, राइट क्या राइट करेंगे, पत्र, लेटर, ठीक। तो वाई शैल बी राइट अ लेटर, अ लेटर, उसको लिखा है, उसको, हाँ। तो आई शैल बी राइट अ लेटर टू हिम, हिम, ठीक। और कल यानी टुमारो, समय हमेशा लास्ट में, ऑलवेज यूज टाइम इन द लास्ट, हमेशा समय को वाक्य के अंत में ही लिखना चाहिए, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। टाइम जो है हमेशा वाक्य के अंत में ही लिखिए। हम लोग कल क्यों उसको पत्र लिखेंगे, वाई शैल बी राइट अ लेटर टू हिम टुमारो, ठीक। इस प्रकार से इस सेंटेंस की का ट्रांसलेशन हो गया। अब देखिए इसी सेंटेंस में एक भाग होता है कि यदि इन्हीं सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो हम कहाँ लगाएंगे, तो यह बहुत ही पुराना रूल्स है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है। उस नॉट शब्द का प्रयोग हम कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको लिख लें नोट में, नहीं शब्द आने पर नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक। नहीं शब्द आने पर नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, ठीक। ये चीज इस प्रकार से आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस
आपको आज वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट करेंगे। थैंक यू।